हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं सीटेट की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 2011 से 2023 तक के सभी मॉडल पेपर, सभी जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उनके सब्जेक्ट वाइज आपके पास लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाली सीरीज सभी सीटेट वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीटेट में क्या है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हर इन एग्जामों में से दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा, तो 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट से 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको पासिंग मार्क्स तक अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है मेरा जो बहुत टाइम है वो नॉट सब्सक्राइब से पूरा हो रहा है। मतलब आप वीडियो तो देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मुझे, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। यानी आपके प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, उनमें निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता। दोस्तों, प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें व्याख्या दी गई है। मैंने बताया था कि मैं व्याख्या सहित आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर मैं किसी क्वेश्चन में व्याख्या नहीं बताता हूं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो व्याख्या बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें। दूसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई एक ऐसा टीचर है जो सभी छात्रों को स्वतंत्रता देता है कहीं भी बैठने की। ठीक है, लेकिन कुछ छात्र सामूहिक पठन करते हैं और कुछ छात्र अलग रह जाते हैं, तो इसमें अभिभावक को पसंद नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, सीडीपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है। आपके ऑप्शन से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो दोस्तों, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन कर देता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। क्या दोस्तों, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, याद रखना, एक बार पूछा गया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कितनी एज है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था के 5 प्रमुख योग्यताओं का विकास बताया है। अब पहला है संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार और परिगण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूरी पढ़ ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन का मानचित्रण संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार, 2 बार। मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, सहसायिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन को चित्र बनाने में, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्र दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। मन का मानचित्र का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यक्रम वस्तुओं का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उससे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। यानी कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। आपके ऑप्शंस ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, तो यही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनात्मक में विषय तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, आपकी ऑप्शंस हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो तार्किक चिंतन करता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी दोस्तों ये 11 वर्ष से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें लिखा है 12 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक करना लग जाता है। जी दोस्तों, ये चारों ये अवस्थाएं लिखी हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछ लेता है संवेदी प्रेरक अवस्था कब से कब तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है। ठीक है, तो एक क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, आरोही अवरोही में, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षा में अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक को उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। सीखना समृद्ध हो सकता है जब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे की अंतःक्रिया और शिक्षकों की उस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आपके ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है यहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों शैक्षिक संस्थान ऐसी कोई एकमात्र संस्था नहीं, परिवार से भी सीख मिलती है, पास पड़ोस से भी मिलती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीखने की ये एकमात्र विशेषता नहीं है। ठीक है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उससे शिक्षार्थी को उसके शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो PDF है वो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पुनीत क्लासेस धौलपुर के नाम से सर्च कर लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधिता विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी दृष्टिबाधिता के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए या दृष्टिबाधिता के साथ निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों जो दृष्टिबाधिता है, इनको दिख नहीं रहा है, तो उसके साथ
सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना, संपन्न या संगति की अवस्था, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की अवस्था। निम्न में से कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के संबंध में नहीं है? तो दोस्तों शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये कोई नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं शिक्षकों द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेत शिक्षक का संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश एवं स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वो बुद्धिमान लक्षण नहीं है, क्योंकि दोस्तों रटते नहीं हैं। आपको याद होगा वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं और रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश करता है, तो लेकिन उससे समझ नहीं सकते कि जिससे आगे के प्रश्नों की समस्या होगी। तो रटना बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, आपकी जो परिभाषा आ गई दोस्तों, मैंने बताया था कि परिभाषा हमेशा पूछी जाती है 2 से 3। तो दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये प्याजे को दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों? प्याजे को दिया जाता है। ठीक है, प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। प्याजे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये वाली सीरीज चल रही है दोस्तों जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आगे वाले क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।